घड़ी में 6 बज चुके हैं। इसी के साथ भारत की 438 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, यानी 80% से ज्यादा लोकसभा सीटों का फैसला हो गया है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि आने वाली सरकार का 80% फैसला भी हो गया है। रिकॉर्ड मतदान हो रहे हैं। देश के करीब करीब हर राज्य में वोटिंग के पिछले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर यह रिकॉर्ड वोटिंग किसके लिए हो रही है। इससे पहले कि इस सवाल का जवाब हम तलाशें, इस घंटे के कुछ अहम आंकड़े आपके सामने हम रख देते हैं। यानी 105 सीटें अब बाकी हैं जिस पर मतदान होना है। 438 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आज इस दौर के साथ यह खत्म हो जाता है। इसके बाद अब 7 मई 12 मई 2 दिन और वोट डाले जाएंगे। जिन राज्यों में मतदान पूरा हो चुका है वो हम आपको दिखा दें। गुजरात, पंजाब, छत्तीसगढ़। गुजरात की सभी सीटों पर आज ही मतदान हुआ। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, इन सारे राज्यों की सभी सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्य जिनमें शुरुआती दौर में ही वोटिंग पूरी हो गई थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई हिस्से बाकी हैं जहां पर वोटिंग अभी होनी है। निर्णायक हम कह सकते हैं कि अब तक कम से कम अगर जो वोटिंग हो चुकी है उस लिहाज से जो सूरत है वो काफी हद तक अभी तक स्पष्ट हो चुकी होगी। मतगणना तक कुछ कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, हमारे साथ संजय कुमार जी हैं जो कि सिफोलॉजिस्ट हैं। उनसे बातचीत सबसे अहम होगी कि हम आखिर जो मतदान हुआ है उसे किस तरीके से आंकें। इसके अलावा अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मीम अफजल जी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की राय रखने के लिए हमारे साथ हैं। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं जो कि महासचिव और प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के। इसके अलावा गौरव भाटिया हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। हम इंतजार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुधांशु मित्तल के जुड़ने का। लेकिन संजय जी पहले ये बताइए कि जो मतदान हमने देखा है और जो बंपर मतदान हमने देखा है, अमूमन कहा जाता था कि अगर सत्ता विरोधी लहर होती है तब ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार फैक्टर्स और भी हैं। मसलन ये कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से जी जान में लगा के जुटा हुआ है कि लोग आइए, निकलिए, वोटिंग कीजिए। हम सब इस कोशिश में रहते हैं, आज तक की भी ये मुहिम रहती है। तो अब हम उस मुहिम का नतीजा इसे देखें या लोगों का फैसला कुछ और बदल रहा है, इस लिहाज से देखें। इलेक्शन कमीशन के मुहिम का नतीजा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इस बात से मैं सहमति रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो बहुत प्रोएक्टिव होकर लोगों को प्रोत्साहित किया वोट देने के लिए और वो लोगों को ये बताया वोट देना कितना ज़रूरी है, इसका ये आपको असर दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बात से कि वोटिंग टर्नआउट बहुत बढ़ रहा है और ये सिर्फ इस बात का सूचक है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस बात से मैं वाकिफ़ नहीं रखता हूँ। और ये इसके बहुत एक स्पष्ट कारण है। अगर आप जितने चुनाव हुए हैं पिछले 50-60 साल में देशों में, और अगर इनको आप देखें, टर्नआउट बढ़ता है, सत्ता परिवर्तन नहीं होता। और आप पिछले 50 सालों को ही छोड़ें, अगर पिछले 2-3 साल में जितने विधानसभा के चुनाव हुए सब में टर्नआउट बढ़ा। लेकिन हमें पता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ टर्नआउट बढ़ने के साथ ही के बाद भी वही पार्टी दोबारा चुनाव जीत करके आती है। तो टर्नआउट बढ़ने से बहुत बड़े निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए, लेकिन इस बात से ये निष्कर्ष मत निकालिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। सत्ता परिवर्तन की गुंजाइश है, ये सब हमारे बहुत सारे पोल दिखा रहे हैं, लेकिन उसके कारण अलग हैं, सिर्फ टर्नआउट नहीं है। मीम अफजल जी, ऐसा बताया जा रहा है कि करीब जो मतदाता नए जुड़े हैं उसमें 10 से 14 करोड़ के बीच ये आंकड़ा हो सकता है। ये मतदाता आपके लिए आए हैं, किसी और पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? जो फर्स्ट टाइम वोटर्स खासकर हैं, उन्हें कौन लुभा पाने में कामयाब हुआ होगा? देखिए, कहना तो बड़ा मुश्किल है श्वेता जी कि कौन लुभाने के अंदर कामयाब हुआ है, लेकिन उम्मीद लग रही है। हमेशा हर चुनाव से पहले जो नए मतदाता आते हैं उनके ताल्लुक से इसी तरह का सवाल पूछा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि अगर हम नए मतदाताओं को देखें तो वो उसमें ज़्यादातर बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं, तो जाहिर है कि नौजवान शायद नौजवान की तरफ जाएगा। इसलिए हम ये दावा कर सकते हैं कि हमारी पार्टी के नौजवान नेता जिन्होंने कैंपेन किया है शायद उनकी तरफ जाए। लेकिन मैं अगर ये बात बहुत ज़्यादा वसूख के साथ कहूँ, दावे के साथ, तो मेरा ख्याल है गलत होगा कहना। इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि प्रचार क्या हुआ है, किस तरह का है। और जो अभी हमारे चुनाव के संजय जी ने जो अभी बातें कही, मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ज़्यादा मतदान होना इस बात का संकेत नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें बदलाव हुआ भी है और नहीं भी हुआ है।
ये आपने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो कैंपेन चल रहा है उसके बारे में हम ज़रूर बात कर सकते हैं। जैसे आज ही कुछ हुआ, आपने देखा, हमने शिकायत की मोदी जी की और वो सब बातें सामने आई कि भाई बाकायदा एक ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमारी बड़ी हवा चल रही है, वो हवा कहाँ है? इतने उत्सुक हो गए कि आज वोट डाल के बाहर निकले, पोलिंग बूथ के बाहर वैसे इस दफा मीम अफजल जी सही बात है, इस दफा कुछ ऐसी चीजें जरूर नजर आई हैं कि इतने दौर में मतदान हुआ है कि अमूमन जो उम्मीदवार है कम से कम जी प्रचार उसके दौरान नहीं होना चाहिए। यहाँ भी हुआ दिल्ली, हाँ नहीं, अब बिहार की तरफ मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि और आज भी हुआ और हमने दोनों वक्त पे कंप्लेंट फाइल की और इलेक्शन कमीशन को ये देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन का जो विश्वसनीय है उसको कायम रखने के लिए उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। अगर वो एक मामूली कैंडिडेट है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो प्रधानमंत्री का अगर उम्मीदवार है, पार्टी का मामला हो सकता है, देश का मामला नहीं है। देश में कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने जिस तरह आज किया है दफा 126 के तहत, जो उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां तक भी हम कहते हैं कि इसमें उनका नामांकन पत्र जो है मोदी जी का दोनों जगह से खारिज होना चाहिए। हाँ। और उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। ये बहुत सीरियस मैटर है, पूरा देश चुनाव आयोग क्या कहता है। फिलहाल तो अपने दर्शकों को बता दें कि प्रशासन से कहा गया है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए के बावजूद और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाएगा। कर देगा। जी, जो जिक्र संजय जी अभी कर रहे थे कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता भी है तब भी कई दफा सरकार जो है बदलती नहीं है। कम से कम जब लालू प्रसाद यादव का शासन था बिहार में ये चीज देखने को मिलती थी। हर दफा लगता था शायद सत्ता बदल रही वहां पर, लेकिन ऐसा होता नहीं था जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आए नहीं थे त्यागी जी वहां पर सरकार बनाने के लिए। सरकार बनी थी, सरकार चल भी रही थी, लेकिन सरकार में दोनों जो हैं आप लोग अलग अलग रास्ते चले गए। बिहार में इसका कितना आपको असर दिख रहा है? अभी 438 सीटों पर मतदान हो चुका है। बिहार के भीतर जो सूरत हाल है वो आपको आश्वस्त कर रहा है क्या? देखिए, एक तो मैं चुनाव आयोग की इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने मतदान को अधिक मात्रा में लोगों को लाने के लिए प्रोत्साहित किया। और भारतीय जो चुनाव आयोग है उसकी विश्व भर में ख्याति है। यूएन के भी लोग उनको दुनिया भर के मुल्कों में इसके लिए ले जाते हैं। दूसरा, कितना सशक्तिकरण मामूली आदमी का होता लोकतंत्र के जरिए। मैं पार्टी के ढांचे में नहीं कहना चाहता हूं। दिल्ली में कल कोई मेयर बने हैं जिनकी माताजी उसी नगर निगम में वाल्मीकि महिला का सफाई का काम करती थी। तो ये जो मामूली आदमी है इसकी आवाज इतनी सशक्त हो सकती है, ये भारतीय लोकतंत्र में ही संभव है। इसलिए गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों का, वंचित समाज के लोगों का, गरीब गुरबा लोगों का एकमात्र जो जीने का, सम्मान के साथ जीने का जो औजार है वो लोकतंत्र है। और वो यहां फल फूल रहा है कुछ कमियों के बावजूद भी। तो एक तो मैं उसको सलाम करना चाहता हूं अपने जो नीति निर्धारक थे संविधान के, जिन्होंने अटल फ्रेंचाइज के जरिए मामूली आदमी को ये दिया। जहां तक बिहार का आपने जिक्र किया है, कई बार मुझे 77 का याद है, उससे पहले इतना बड़ा मतदान कभी नहीं हुआ था जितना 77। हम लोग जेल से निकल करके आए थे और इंदिरा जी समय प्रधानमंत्री थी। आपातकाल के बाद ऐसा विस्फोट हुआ कि सरकार पूरे उत्तर भारत में समूची कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। लेकिन ऐसी सत्ता विरोधी लहर मुझको अब कहीं नहीं दिखती है। हां, मतदान में रुचि बढ़ना सत्ता विरोधी रुझान है भी और नहीं भी है। जैसे बिहार में दो तरह की चीजें हैं। भाजपा के हमारे मित्र कहते हैं कि उनके पक्ष में हवा है। हम लोगों का मानना है कि 8 साल में हमने नूतन और नवीन बिहार बनाने का प्रयास किया है। बिहार को कानून व्यवस्था के रूप में सुधारा है, प्राथमिक शिक्षा के मामले में, प्राथमिक स्वास्थ्य के मामले में, महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में। मैं श्वेता जी आपसे एक चीज और शेयर करूं। हाँ। हिंदुस्तान में अकेला सूबा है, ऑन रिकॉर्ड आपके यहां कह रहा हूं, जहां महिलाओं को 50% आरक्षण जो है वो मिला है। ठीक है, लेकिन विकास का श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बंटा हुआ है ना आपका। और अब जितनी भी जहां पे ये जरूर है कि बिहार में पहली बार कई और राज्य जहां 50% चाराने का हिस्सा हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, चूंकि हम बड़ी पार्टी हैं। सबसे पहले बिहार में हुआ था, सबसे पहले बिहार में हुआ, लेकिन अब कई राज्यों में कीजिए कि सबसे पहले बिहार में नहीं हुआ था।
नहीं, काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है, लेकिन ये बताइए ना कि विकास का श्रेय तो बंटा हुआ है। वो भी मैं कह रहा हूं 4 आना श्रेय हम भाजपा को देते हैं, 12 आना हम खुद ले लेते हैं। बड़ी पार्टी हम थे और हमारे नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था कि अगर सरकार बनी तो श्री नीतीश कुमार जैसा कुशल नेतृत्व जो है बिहार को मिलेगा। अब जैसे बीजेपी के लोग श्री नरेंद्र मोदी को देंगे या प्रकाश सिंह बादल को देंगे, शिवसेना को देंगे या टीडीपी को देंगे, तो जो बड़ी पार्टी का बड़ा नेता हो जिसका चेहरा दिखा करके वोट ली जाती है, वो वहां पर नीतीश कुमार थे। और जब तक बीजेपी भी साथ रही, अगर उनको भी वो अपनी सभाओं में, लेकिन वो तो लज्जित है, वो तो शर्मिंदा है नीतीश कुमार के नेतृत्व पे भी और बिहार के विकास पर भी। वो तो बाहर से नेताओं को बुला के कह रहे हैं कि हाँ अब ये हमारा विकास करेंगे, बिहार के नेतृत्व के जरिए संभव नहीं है। जी जी, चलिए, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। की इस बात के लिए जी